सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जनवरी 2025 का आज 5वां सेशन है और आखिरी सेशन है आपका। इसके बाद हम फरवरी 2025 कवर करेंगे। तो चलिए देखिएगा, आज जनवरी 2025 का 5वें सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए लगभग $8 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आंसर आपका? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड मतलब क्या समझने करने वाले व्यक्ति या संगठन के लिए $1 मिलियन लगभग 8.5 करोड़ रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह घोषणा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस इनाम का उद्देश्य दुनिया भर के पुरातत्वविदों, भाषाविदों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को इस 100 साल पुराने रहस्य को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना है। लिपि का रहस्य। सिंधु लिपि अभी भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, क्योंकि इसे समझने के लिए कोई भी द्विभाषी शिलालेख रोसेटा स्टोन की तरह उपलब्ध नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा आप क्या कह रहा है आपसे। 10 जनवरी 2025 को कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किसने किया? क्लियर है? तो इसका जो शुभारंभ किया योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुभारंभ 10 जनवरी 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए समर्पित आकाशवाणी के विशेष FM रेडियो चैनल कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, का शुभारंभ किया। उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य महाकुंभ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाचार दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन भक्तों तक पहुंचाना है जो शारीरिक रूप से कुंभ मेले में शामिल नहीं हो सकती। अच्छी पहल है। अन्य उपस्थिति। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L. मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? क्लियर है? तो इसका जो संबंध है कन्नड़ भाषा से। ठीक है, तो आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। फिल्म का नाम सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। भाषा, यह एक कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म है। उपलब्धि, यह फिल्म 2025 के ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में क्वालिफाई हुई है, नामांकित हुई है। क्लियर है? अन्य सम्मान, इस फिल्म ने इससे पहले 2024 कान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, तो कान फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो पेरिस फ्रांस में लॉ स्नेप सेक्शन में प्रथम पुरस्कार जीता था। प्रेरणा स्रोत, यह लघु फिल्म भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं से प्रेरित है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये रेगिस्तान जो है आपका सऊदी अरब में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अल जौफ रेगिस्तान सऊदी अरब में स्थित है। यह सऊदी अरब के उत्तरी भाग में अल नफूद रेगिस्तान के ऊपरी किनारे पर स्थित एक प्रांत और कस्बा है।
अल जौफ क्षेत्र हाल ही में अपने शुष्क जलवायु के बावजूद हुई अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा था। यह ऐतिहासिक घटना पहली बार रिकॉर्ड की गई थी, जिसने आमतौर पर गर्म और शुष्क रेगिस्तानी परिदृश्य को एक विस्मयकारी बर्फीली जगह में बदल दिया था। यह क्षेत्र अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, विशेषकर जैतून और खजूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ का मानव इतिहास पाषाण युग तक पुराना है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्लियर है? तो ये बनाया जाता है क्या? 4 जनवरी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसके बारे में, हर साल 4 जनवरी को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कारण यह दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उद्देश्य, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के एक माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिससे उन्हें शिक्षा और सूचना तक पहुंच मिल सके। इतिहास, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और यह पहला आधिकारिक विश्व ब्रेल दिवस 2019 में मनाया गया था। घोषणा हुई है 18 में, और मनाया कब गया? 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के नुपाड़ा और रायगढ़ जिलों में 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? उड़ीसा। क्लियर है बात? तो आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो देखिएगा इसके बारे में, घोषणा, केंद्र सरकार ने उड़ीसा राज्य के पिछड़े जिलों में गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए नुपाड़ा और रायगढ़ जिलों में 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की घोषणा की है। मौजूदा संस्थान वर्तमान में उड़ीसा में कोरापुट जिले के सुनाबेड़ा शहर में एक मौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस 2025 की थीम क्या है? क्लियर है? तो इसकी जो थीम है, समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। क्लियर है ये बात? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थीम, विश्व ब्रेल दिवस 2025 का विषय ब्रेल के माध्यम से समावेश था। इस थीम ने ब्रेल साक्षरता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा, संसाधन और विकास के समान अवसर मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे। हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? GSAT-20। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए इसके बारे में जानकारी है। लॉन्च, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने उन्नत संचार उपग्रह GSAT-20 को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्लियर है? कारण, यह उपग्रह 4700 किलोग्राम वजनी है, जो भारत के अपने लॉन्च वाहन LVM-3 की क्षमता से अधिक है, जिसके कारण इसके प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के शक्तिशाली फॉल्कन 9 रॉकेट को चुना गया। ठीक है, उद्देश्य, GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह है, जो भारत भर में विशेष रूप से अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा और विमानों में इंटरनेट
कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। क्लियर है। इतिहास, यह पहली बार था जब इसरो ने अपने किसी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के साथ सहयोग किया। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमित छत्री, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में देखिए नियुक्ति, भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित छत्री को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नव स्थापित चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का लक्ष्य आर्टेमिस मिशनों के माध्यम से चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करना है, जो अंततः मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी के लिए आवश्यक है। फिर अनुभव, छत्री नासा में 2 दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। ठीक है। छत्री नासा में 2 दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के रोबोटिक असेंबली पर एक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में मिशन कंट्रोल फ्लाइट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। अन्य विकल्प के बारे में जानकारी देखिएगा। ऑप्शन बी कहता है राजाचारी, ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्षयात्री हैं जिन्हें नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए चुना गया था। फिर ऑप्शन सी कहता है शिरीषा बांदला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की एक अन्य अंतरिक्षयात्री है जो वर्जिन गैलेक्टिक के मिशन पर गई थी। फिर विवेक मूर्ति, एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में कार्य किया। क्लियर है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, जनवरी 2025 में वीर गार्जियन 2025 संयुक्त हवाई अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो आपका भारत और जापान। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। अब देखिए इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा, अभ्यास का नाम वीर गार्जियन। क्या नाम है अभ्यास का? वीर गार्जियन। भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त हवाई अभ्यास है। आयोजन जनवरी 2025 में भारत और जापान की वायु सेनाओं, अब ये किनके बीच होता है? तो वायुसेना। क्लियर है। तो वायुसेनाओं के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया गया था कि यह दोनों देशों के बीच हवाई रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्देश्य, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ, परिचालन तालमेल और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इसमें जटिल और व्यापक हवाई युद्धाभ्यास शामिल होते हैं। अन्य अभ्यास, भारत और जापान के बीच अन्य प्रमुख अभ्यास, तो धर्म गार्जियन, ठीक है, और जिमैक्स, ठीक है, जो कि क्या है आपका नौसेना अभ्यास है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ठीक है, डार्क स्काई पार्क हाल ही में कहां विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया आपका क्या? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात। तो देखिए इसके बारे में जानकारी देखिएगा। घोषणा, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। स्थिति, यह पार्क एशिया का ऐसा 5वां पार्क बन गया है। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। उद्देश्य, डार्क स्काई पार्क का दर्जा मिलने का उद्देश्य रात के आकाश की प्राकृतिक चमक को संरक्षित करना है, जिससे प्रकाश प्रदूषण कम हो सके और खगोल विज्ञान को बढ़ावा मिले। इस पहल के तहत पार्क के आसपास के 100 से अधिक स्ट्रीट और सामुदायिक लाइटों को नीचे की ओर मुख वाले लाइटों से बदल दिया गया है ताकि प्रकाश के फैलाव को कम किया जा सके। लाभ, यह न केवल तारों को देखने वालों
के लिए फायदेमंद है, बल्कि रात में सक्रिय रहने वाले वन्य जीवों के व्यवहार को भी कृत्रिम रोशनी से बाधित होने से बचाता है। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा ZIG जी जिम्बाब्वे गोल्ड को आधिकारिक रूप से पूर्ण संचलन में शामिल किया है? क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। क्लियर है? उद्देश्य, जिग का उद्देश्य जिम्बाब्वे डॉलर जिसने हाइपर इन्फ्लेक्शन, ठीक है, अति मुद्रास्फीति के कारण अपना अधिकांश मूल्य खो दिया था, को बदलकर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना और विश्वास बहाल करना है। समर्थन, यह नई मुद्रा भौतिक सोने के भंडार, विदेशी मुद्रा और अन्य कीमती धातुओं द्वारा समर्थित है। इतिहास, 2009 में 500 अरब प्रतिशत की मुद्रास्फीति के बाद में जिम्बाब्वे द्वारा उपयोग की जाने वाली छठी मुद्रा है, जो देश के चल रहे मुद्रा संकट को हल करने का नवीनतम प्रयास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपसे। 2025 में आयोजित होने वाली 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम क्या है? ठीक है, तो गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। देखिएगा अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2025 में वाइब्रेंट गुजरात पहल ने क्षेत्रीय सम्मेलनों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें रीजनल एस्पिरेशन, ग्लोबल एम्बिशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं जैसे थीम थे, ताकि विकास को राज्य के हर कोने तक ले जाया जा सके। हालांकि प्रश्न विशेष रूप से 10वें संस्करण के बारे में है, जिसकी थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर थी। क्लियर है? गेटवे टू द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2025 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? बिहार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो देखिएगा इसके बाद थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण, ठीक है, कौन से नंबर का संस्करण? ये 7वां नंबर का। तो 7वां संस्करण बिहार राज्य में आयोजित किया गया था। आयोजन की तारीख, यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक चला था। ठीक है, मेजबान शहर देखिए, खेल मुख्य रूप से बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए गए थे। अन्य आयोजन स्थल, कुछ प्रमुख आयोजन जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग नई दिल्ली में हुए थे। ऐतिहासिक महत्व, यह पहली बार था जब बिहार राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की, जो राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम था। क्लियर है? पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर, ठीक है, इन खेलों में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि बिहार ने कुल 36 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व बैंक ने वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने 2025 में भारत का दौरा किया था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अजय बंगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के निवासी हैं अजय बंगा। क्लियर है? चलिए इसके बारे में देखिएगा थोड़ा सा। अजय बंगा वर्तमान में विश्व बैंक समूह के 14वें नंबर, याद रखना है आपको, 14वें अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2 जून 2023 को अपना 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया और इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। देखिए वही बात आ गई, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं।
2025 का भारत दौरा। अजय बंगा ने वास्तव में मई 2025 में भारत का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य के तीव्र विकास में विश्व बैंक किस प्रकार सहायता कर सकता है, इस पर चर्चा की। पृष्ठभूमि: विश्व बैंक में शामिल होने से पहले वह मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। क्लियर है? अन्य विकल्प जो थे आपके, ठीक है, तो देखिए क्या था। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंधक निदेशक हैं। क्लियर है? फिर डेविड मालपास विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनसे अजय बंगा ने पदभार ग्रहण किया था। फिर टेड्रोस एडनॉम विश्व बैंक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, तो के महानिदेशक हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख, ठीक है, के रूप में जनवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा इसके बारे में। देखिएगा क्या बोल रहा है। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया, जिन्हें नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। क्लियर है ये बात? जनवरी 2025 तक वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जनवरी 2025 में नौसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। अन्य विकल्पों की स्थिति, ठीक है, देखिएगा। वाइस एडमिरल तरुण सोपती वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख, किसके? नौसेना के उप प्रमुख हैं, ठीक है। और वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनवरी 2025 में किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पोलैंड। ऑप्शन ए। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। 1 जनवरी 2025 को पोलैंड ने यूरोपीय संघ की परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली है। यह पोलैंड का दूसरी बार यूरोपीय संघ की परिषद का अध्यक्ष बनना था और उनका कार्यकाल 6 महीने तक चला, जनवरी से लेकर जून 2025 तक। उद्देश्य पोलैंड की अध्यक्षता का मुख्य आदर्श वाक्य था सुरक्षा यूरोप, ठीक है, सिक्योरिटी यूरोप। इसका मुख्य ध्यान यूरोपीय सुरक्षा को सभी आयामों में मजबूत करने पर था, जिसमें बाहरी, आंतरिक, आर्थिक, सूचना, ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा शामिल थी। ट्रायो कार्यक्रम पोलैंड, डेनमार्क और साइप्रस के साथ मिलकर एक ट्रायो प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो 18 महीने का एक समान एजेंडा तैयार करते हैं। पोलैंड ने इस ट्रायो में पहला कार्यकाल संभाला। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपसे। किस देश ने हाल ही में यूपे टर्मिनल के माध्यम से फोन पे यूपीआई सेवा शुरू की है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। क्लियर है? तो आंसर ऑप्शन सी। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। फोन पे एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी ने मार्च 2024 में घोषणा की कि संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा करने वाले उसके उपयोगकर्ता अब वैश्विक बैंक के नियो पे टर्मिनलों पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, भुगतान की प्रक्रिया उपयोगकर्ता बस नियो पे टर्मिनल पर
प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, लेन देन की राशि भारतीय रुपए में उनके भारतीय बैंक खाते से कट जाती है और उन्हें लागू विनिमय दर पारदर्शी रूप से दिखाई जाती है। स्थान, ये नियो पे टर्मिनल पूरे संयुक्त अरब अमीरात में खुदरा स्टोर, डाइनिंग आउटलेट और पर्यटक आकर्षणों सहित विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। फिर प्रवासी भारतीयों के लिए सुविधा, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले अनिवासी भारतीय एनआरआई भी फोन पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां भुगतान करने के लिए अपने मौजूद एनआरआई और एनआरओ खातों को लिंक कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, 28 जनवरी, ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा आपका क्या, 28 जनवरी। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया। क्लियर है? हालांकि इसका आधिकारिक उद्घाटन और पहली बैठक 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 28 जनवरी को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थान, उद्घाटन समारोह संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ, जहां 1937 से 1950 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बैठता था। स्थापना का उद्देश्य, इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति, जो तब भारतीय अदालत प्रणाली में शीर्ष पर थी, का स्थान लिया। ठीक है। शुरुआत, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.जे. कानिया और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ काम करना शुरू किया। क्लियर है कि पहली बार मनाया गया स्थापना दिवस। दिलचस्प बात यह है कि 73 साल में पहली बार 4 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेशन मेनन मुख्य अतिथि थे। क्लियर है बात? कौन? जस्टिस सुंदरेशन मेनन मुख्य अतिथि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में खबरों में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी किस राज्य में बहती है आपका? तो महाराष्ट्र। क्लियर है ये? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पवना नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है। पवना नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहती है। किस जिले में? पुणे जिले में। उद्गम, यह नदी पश्चिमी घाटी में लोनावाला से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में निकलती है। प्रवाह, यह पुणे शहर से होकर बहती है और पुणे और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र को विभाजित करती है। यह देहू, चिंचवड़, पिंपरी और दापोड़ी के उपनगरों से गुजरती है। संगम, लगभग 60 किलोमीटर बहने के बाद, कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर बहने के बाद यह पुणे शहर के पास मुला नदी में मिल जाती है। मुला नदी बाद में मुथा नदी से मिलकर मुला मुथा नदी बनाती, जो अंततः भीमा नदी, कौन सी नदी? भीमा नदी में मिल जाती, जो स्वयं कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। क्लियर है ये बात? महत्व, इस नदी पर पवना नगर बांध बनाया गया है, जो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के आसपास के इलाकों को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या कह रहा? हाल ही में चर्चा में रहा मीरकेट टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। मीरकेट टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप टाउन में कारू क्षेत्र में स्थित 64
64 64 रेडियो डिशों की एक श्रृंखला है। उद्गम और नाम, यह मूल रूप से कारू एरो टेलीस्कोप कहलाता था, जिसमें 20 डिश की योजना थी। जब दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने बजट बढ़ाया और 64 डिश बनाने की अनुमति दी, तो टीम ने इसका नाम बदलकर मीरकेट यानी केट से अधिक रख दिया। ठीक है। उद्देश्य, यह वैश्विक स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में दक्षिण अफ्रीका का योगदान है, जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप बनाना है। खोजें, 2018 में उद्घाटन के बाद से इसकी उच्च संवेदनशीलता ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलताओं में योगदान दिया है, जिसमें आकाशगंगा के केंद्र का स्पष्ट दृश्य और नई विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की खोज शामिल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। सी डॉट और किस संस्थान ने G6 तकनीक के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका IIT दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी IIT दिल्ली। तो देखिए इसके बारे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, ने 6G तकनीक के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर THZ कम्युनिकेशन फ्रंट एंड्स, ठीक है, विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है ये बात? तो आपको ये सी डॉट का फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर है? समझौते का उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य उन बुनियादी उपकरणों और घटकों को विकसित करना है जो 6G संचार के लिए आवश्यक टेराहर्ट्ज सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्य समझौते। क्लियर है? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सी डॉट ने अन्य 6G परियोजनाओं के लिए विभिन्न IITs के साथ भी साझेदारी की है, जैसे IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, तो हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए एक ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने हेतु, फिर आपका ये था IIT बॉम्बे के साथ, फिर IIT रुड़की और IIT मंडी सेल फ्री 6G नेटवर्क विकसित करने के लिए। ठीक है, फंडिंग, ये सभी समझौते भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डॉट की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 6G कॉल फॉर प्रपोजल योजना के तहत किए गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो देखिएगा, जैसे पहले वाले वीडियो में आपको आंसर क्या बता दिया गया था, 17 बता दिया गया था, जो कि 17 जो आपका जो आंसर था वो क्या था आपका 2024 का था। क्लियर है? और आपका ये जो क्वेश्चन है आपका क्या 2025, तो 2025 का जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी 20। क्लियर है? 2017 आपको बताया गया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो जो 17 होगा वो क्या होगा 2024 का होगा, लेकिन अभी 2025 का जो है उसमें आंसर क्या जाएगा आपका 20, तो आप 20 कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए देखिए इसके बारे में क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल 20 बच्चों को प्रदान किए गए थे। क्लियर है बात? तो प्रस्तुत करता है ये पुरस्कार 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए थे। क्लियर है बात? तो उद्देश्य, यह पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल सहित 6 विभिन्न श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। विशेष उल्लेख, 2025 के पुरस्कार विजेताओं में 2 बच्चों तमिलनाडु की व्योमा प्रिया
और बिहार के कमलेश कुमार को मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद सम्मानित किया गया था। क्लियर है ये बात? तो चलिए आज हमने जनवरी 2025 का 5वां सेशन कंप्लीट किया। इसी तरह से आपका 100 क्वेश्चन आपके जनवरी 2025 के कंप्लीट हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन आएगा फरवरी 2025 का आएगा, तो उसमें हम पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 करके उसके भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ चूक हो गई हो या फिर गलती से कुछ अगर आपसे बोल दिया गया हो, आपको लग रहा हो कि ये गलत हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, तो उसको अपन सुधार लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो चलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।